हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता की इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी बात करेंगे साथियों क्लास 10th इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र को, और आज हम लोग देखेंगे क्या, तो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। किसको देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आज की इस क्लास में। तो बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपने तैयारी में चार चांद लगाते रहिएगा, है ना। अगर आप भी चाहते हैं 2025 में बिहार बोर्ड टॉपर करना, 470, 75, 80, 85 नंबर लाना और इससे भी ज्यादा अंक प्राप्त करना, तो आप सभी एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां पर आप सभी को प्रत्येक साल दिया ही जाता है। साथ ही साथ अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो यहां पर भी काफी खतरनाक आप सभी को तैयारी करवाया जाएगा, है ना। मैं हूं आपका जैक्सन सर और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाने आ चुका हूं आर्क पेपर का, यानी कि SST लेकर के आ चुका हूं यहां पर एजुकेशन वाला के इस चैनल पर। आइए साथियों, हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न पर, है ना। अपने प्रश्न को देखेंगे, लघु उत्तरीय ये आपका प्रश्न होने वाला है। आप लोग देख पा रहे हो कि आपका प्रश्न संख्या जो यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है, तो प्रश्न संख्या 7 दिख रहा है। कौन सा प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 6 तक ये आपका लास्ट वीडियो में, यानी कि पिछला वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिया था। वहां पर जाइए, देखिए उसको भी, और नोट डाउन एक बार जरूर कीजिएगा ये प्रश्न, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का जो मैंने उत्तर लिया है आपका बुक पढ़ के, है ना, बुक से लिया है आपका। फिर कहां से, क्वेश्चन बैंक से, कहां से, क्वेश्चन बैंक से। साथ ही साथ आपका गूगल का भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ आपका ओरिजिनल बुक जो है यहां से भी आपका लिया गया। मतलब 4 से 5 जगह से यहां पर आप सभी के लिए कंटेंट लेकर के आ चुका हूं आपके लिए, आपके सेवा में, है ना। आपके तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो आपका लिंक जो है 1 से 6 वाला लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहने का अर्थ है नीचे जाइए, देखिए, लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। अपना प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है स्थापित करना है। क्या करना है, आय का मतलब होता है पैसा, रुपया, आप जो कमा पाते हो उसको हम लोग आय कहते हैं, है ना। तो गरीबी, गरीब तो अपना समाज है, जानते हैं आप लोग गरीबी किसको कहेंगे, जिसके पास पैसा रुपया नहीं होगा उसको हम लोग गरीब कहेंगे। तो गरीबी और आय के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो मैं बता दूं साथियों आप सभी को कि आय का गरीबी के साथ जो है ना बहुत बेहतर क्या है संबंध रहा। मतलब बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, क्यों कि अगर आपके पास आय नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप गरीब कहलाएंगे, है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग कह सकते हैं, कि आय और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध होता है, एक भाईचारा होता है ना। आंसर देखें हम लोग, उत्तर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना इस बात का सूचक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। आप सभी को मैं मान लेता हूं कि आप सभी एक परिवार में रहते हैं। इस परिवार में 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कितने, 5 व्यक्ति। और इन 5 व्यक्ति में से आप 2 भाई हैं, एक आपके पिताजी हैं, एक मम्मी और एक आपकी सिस्टर यानी कि बहन है। मान लिया जाए आपके पिताजी प्रत्येक दिन क्या करते हैं, तो 500 रुपया कमाते हैं। आप क्या करते हैं, तो आप 1000 रुपया कमा लेते हैं, है ना, पिताजी से ज्यादा कमा लेते हैं, है ना। अगर बात करें तो आपकी मम्मी क्या है, तो आपकी मम्मी गृहिणी है, और आपका छोटका भाई पैसा नहीं कमाता, वो पढ़ाई लिखाई करता है, और आपकी छोटकी बहन जो है वो भी क्या है, वो भी पैसा नहीं कमाती, वो भी क्या करती है, पढ़ाई करती है। तो अगर बात करें भैया अगर बात करें कि प्रत्येक दिन में आपके पिताजी 500 रुपया कमाते हैं और आप पढ़ लिख के बढ़िया काम करके 1000 रुपया कमाते, कितना, 1000। अगर 1000 कमाते हैं, टोटल जोड़िएगा तो 1500 रुपया होगा। कितना होगा साथियों, तो आपका 1500 रुपया हो जाएगा। और आपके परिवार में कितने व्यक्ति, आपके परिवार में 5 व्यक्ति, 5 से भाग देना है 1500 में, 5 से भाग देना 1500 में, आंसर कितना आ जाएगा, 300। अगर आपका प्रत्येक व्यक्ति तो कमाता नहीं, लेकिन औसतन अगर निकाला जाए, औसतन अगर आपके परिवार का आय निकाला जाए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति मतलब होता प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, आय मतलब
पैसा, प्रत्येक व्यक्ति का पैसा। तो आपके परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति कितना बन गया पैसा, 1500 से अगर 5 से भाग देते हैं 1500 में तो आपका 300 बन जाता। तो यही होगा क्या, प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। उम्मीद करता हूं कि प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया होगा। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो मान लेते हैं कि राष्ट्र का अर्थ होता है देश। क्या होता है, देश। ये जो आपका परिवार है ना भैया, इस परिवार को आप मान लो देश। क्या मान लो, आप देश मान लो। तो आप कितना कमाए, आप कमाए दो, आपके पिताजी और आप मिलके 1500 रुपया कमाए। कितना कमाए, 1500। तो ये 1500 जो हो गया आपके परिवार का ना आय हुआ जी, टोटल परिवार का ना। 300 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का, ये जो 300 है ये प्रत्येक व्यक्ति का हुआ, मतलब ये प्रति व्यक्ति आय हुआ। और ये जो 1500 है ये आपके परिवार का आय हुआ। इसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आय, मतलब देश का आय। और ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय। उम्मीद करता हूं कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, है ना। उम्मीद करता हूं, है ना। इस तरह से अगर आप देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा, जैसे ही आपके परिवार में 300 रुपया है, अगर आपके प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रति व्यक्ति आय में प्लस कर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के पास 400 रुपया आ जाए। कितना, 400। तो आपके परिवार में 5 व्यक्ति, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 2000 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जैसे ही इसको यानी कि प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में यहां तक आ गया होगा। आगे बढ़िए, सीखिए, समझिए, है ना, उन्नत कीजिए। आपने तैयारी में क्या करना, आप सभी को 4 चांद भी लगाते चलना है। चलिए देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अतः जब प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा, कमी होगा। जैसे ही प्रति व्यक्ति आय को हम लोग ऊपर बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, 300 था 400 किए, 2000 हो गया था ना, हो गया था। वैसे ही अगर प्रति व्यक्ति आय को हम लोग 300 से 200 कर दें तो राष्ट्रीय आय कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा, बिल्कुल कमेगा, राष्ट्रीय आय कम जाएगा। ठीक इसी तरह अतः प्रति व्यक्ति आय में, है ना, प्रति व्यक्ति आय में कमी आने से गरीबी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जैसे ही प्रति व्यक्ति आय कमेगा मतलब प्रति व्यक्ति आय नीचे जाएगा, वैसे ही गरीबी क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे ही प्रति व्यक्ति आय नीचे वैसे ही गरीबी ऊपर, जैसे ही प्रति व्यक्ति आय ऊपर गरीबी नीचे। नहीं समझ में आया, समझो ना जी, नहीं समझ में आया समझो। कहने का अर्थ यह है कि आपके पिताजी अगर 500 रुपया डेली कमाते थे और अब कमाने लगे 1000 रुपया, डेली मुर्गा खाने का जुगाड़ लगाएगा तू लोग, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। डेली मुर्गा खाने का आप लोग जुगाड़ लगाइएगा। अगर यही आपके पिताजी 500 कमाते थे और 300 रुपया दिहाड़ी पर आ गया, मतलब कम गया आपके पिताजी का आय, तो क्या कहेंगे पिताजी, क्या कहेंगे, आज दाले भात चोखा काम चला लो, जब फिर आय बढ़ेगा फिर खाना मुर्गा मछली ना। इसी तरह से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें हम लोग आगे देखने की, अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आप सभी को क्या समझ में आएगा, आगे यहां तक जैसे ही प्रति व्यक्ति आय कमेगी वैसे गरीबी बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा वैसे वैसे गरीबी क्या होगा, दूर होगा। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय कमेगा गरीबी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा गरीबी दूर होगा, और जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय कमेगा गरीबी उभर के सामने आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि आय और गरीबी के बीच गहरा संबंध होता है। क्या होता है, गहरा संबंध होता है, क्योंकि आय के बगैर गरीबी आती है। मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता उसी को तो हम लोग गरीब कहते हैं ना जी, जिसके पास पैसा होगा ओकरा थोड़ी गरीब कहेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूं ये पहले प्रश्न में आप सभी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, उम्मीद करता हूं। आइए यहां पर सीखिए, समझिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। क्या करना, उज्जवल बनाना। अगला और 8वां प्रश्न है आपका 8 नंबर, राष्ट्रीय आय की मापन। राष्ट्रीय आय की मापन में गणना में होने वाली कठिनाइयों का क्या करना है, वर्णन करना है। आप सभी को यह बताना है राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय। जैसे आपको मैंने अभी उदाहरण के तहत बताया था आपके परिवार पर, है ना। आप अगर 500 रुपया कमाते हैं तो ये आपका क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय। और आप 5 भाई या पांचों भाई 5-5 हजार का महीना कमा रहे हैं, टोटल कितना हुआ, 25। आपके परिवार का तो 25,000 रुपया होगा, वही हो गया क्या, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश के कुल जनसंख्या के द्वारा कमाया हुआ पैसा।
ये आपका प्रश्न 2011 में, 15 में, 18 में पूछा जा चुका है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय या अवधि में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। नहीं समझ में आया? जब हम लोगों को पता है कि दो ये चीज का हम लोग उत्पादन करते हैं, या फिर वस्तु का या फिर सेवा का। आपके पिताजी अगर खेत खलिहान में क्या कर रहे होंगे? गेहूं, चना, मक्का, बैगन उपजा कर रहे होंगे, उत्पादन कर रहे होंगे, तो वो हुआ वस्तु का उत्पादन जी। क्या हुआ? वस्तु का उत्पादन हुआ। नहीं समझे? वस्तु का उत्पादन हुआ जी, समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये सेवा का उत्पादन है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम क्या कर रहे हैं? हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। नहीं समझे? समझिएगा जी, बने रहिए, समझ में आएगा। तो जब वस्तु एवं सेवा को, सेवा को बेचने से हमें आय की प्राप्ति हो। क्या हो? आय की प्राप्ति हो। और कुल मतलब पूरे देश के आय को जोड़ने के बाद जो कुल पैसा बनेगा ना जी, कुल रुपया बनेगा ना जी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। अब बात ये रहा साथियों कि राष्ट्रीय आय में कठिनाई यहां पर पूछा गया। क्या पूछा गया है? कठिनाई। राष्ट्रीय आय में क्या क्या कठिनाई होता है, ये आपसे पूछा गया ना। तो देखिए, आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय में होने वाली जो भी कठिनाई है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय आय मैंने आपको अभी अभी बताया है। क्या बताया मैंने आपको? कि देश के कुल जनसंख्या के द्वारा कमाया हुआ पैसा होगा। आपके परिवार में मान लो कि 50 व्यक्ति अगर होता, अगर आपके परिवार में 50 व्यक्ति होता, अगर आपके परिवार में 50 व्यक्ति होता ना, अगर आपके परिवार में 50 व्यक्ति होता, तो आप लोग क्या करते? आपके परिवार का अगर आय पूछा जाता, परिवार का आय, तो ये पहले 100 व्यक्ति को पूछते, भैया तू कितना कमाते हो? कोई बोलता 5,000, कोई बोलता 5,000, किसी से पूछते बोलता 6,000, किसी से पूछते बोलता 10,000, किसी से पूछते बोलता 10,000। इस तरह से सबसे पूछिएगा तब ना पता कीजिएगा कि आपके परिवार में टोटल इनकम कितना होता है। तो यही तो पहला कठिनाई है कि सबसे पूछते फिरेगा, हो फलाना चाचा बताओ कितना कमाते हैं, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? तो यही हुआ आपका पहला पॉइंट है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। मतलब कौन कितना कमाता है, कौन कितना आय का उत्पादन करता है, इसको हम लोग आंकड़ा लाने में कठिनाई है, आंकड़ा को प्राप्त करने में कठिनाई है, आंकड़ा को इकट्ठा करने में कठिनाई है। सबसे पूछले घूरिएगा तब ना मिलेगा जी। अगला देखिए, दोहरी गणना की संभावना। ये संभावना बना रहता है कि फलाना चाचा के हम एक बार जोड़ लिए हैं, फिर ना कहीं वही के आके एक बार आरो पूछ लेंगे, ओ बदलो ना हो, फिर से अगर बोले दिया कि 10,000 फिर ऐड हो जाएगा ना, वास्तविकता में कम रहेगा। तो दूसरा क्या है? दोहरी गणना की संभावना, है ना। पहला आपका हो जाएगा आंकड़ों को इकट्ठा करने में कठिनाई, दूसरा हो जाएगा दोहरी गणना। दोहरी मतलब दोबारा गिन न जाए, दोबारा काउंट ना हो जाए, इसमें कठिनाई रहती है। अगला आपका है मूल्य मापन में कठिनाई। मूल्य मापन में कहीं पर सेवा का उत्पादन हो रहा है, कहीं पर वस्तु का, कहीं पर सेवा का, कहीं पर वस्तु का। इस तरह से वस्तु का कितना मूल्य होगा, सेवा का कितना मूल्य होगा, इस तरह से कठिनाई आएगा। जो 3 प्रमुख कठिनाई है किसमें? राष्ट्रीय आय की गणना में। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले 3 आपका क्या है? प्रमुख कठिनाई था, जो मैंने आपको बताया। आशा और उम्मीद करूंगा कि यहां तक आप सभी को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जोरदार तरीके से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का मात्र लाइक टारगेट है 1000 लाइक। टारगेट कितना है साथियों? 1000 लाइक पुराना है। आप सभी को इतना सा काम करते चलना है ना, और जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करना है। अगला आपका है सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल, ई वाला थोपा नहीं जी, ई वाला सकल नहीं, सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में कहेंगे जीडीपी। जीडीपी का नाम कभी न कभी आप सुने होंगे। क्या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे किसको, है ना। जीडीपी आखिर कहेंगे किसको, कहेंगे किसको, आंसर देखिए, किसी देश में एक निश्चित समय या अवधि में उत्पादित जितने भी वस्तु होते हैं, सेवा होते हैं, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे किसी एक समय में, जैसे आपको बोला गया, एक साल दे दिया गया कि 2024 में देश में जितना उत्पादन करना है कर लो, चाहे वस्तु का उत्पादन हो चाहे सेवा का उत्पादन हो, इन सभी के मौद्रिक मूल्य को, कुल मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, कुल आय को हम लोग कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। उम्मीद करता हूं कि समझ में यहां तक आ गया होगा। आगे बढ़िए, इसका उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में किया जाता है। मतलब किसी भी देश का विकास कितना कर रहा है, उस देश में संसाधन कितना है, उस देश में टेक्नोलॉजी कितना है, उस देश में साक्षर लोग कितने हैं, उस देश के बेहतर अर्थव्यवस्था का कामना हम लोग किससे करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से ही करते हैं। मतलब ये हुआ कि उस देश का उन्नति कितना है, उस देश का विकास कितना हो रहा है, इसका हम लोग जायजा किससे लगाते हैं, तो इसका जायजा हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से ही लगाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। किसी भी देश की जीडीपी में निजी और सार्वजनिक व्यय मतलब खर्च तथा उत्पादन को शामिल किया जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो चना उपजाए खा गए तो उसको नहीं जोड़ेंगे जीडीपी में, एक साल में अगर उत्पादन किए तो उसको भी जोड़ेंगे। समझ में आया। मतलब जितने भी वस्तु का उत्पादन एक साल के अंदर हुआ है, सेवा का उत्पादन हुआ है, सभी को हम लोग जोड़ेंगे किसमें, जीडीपी में। जीडीपी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस का मतलब जी यहां से ले लिए, डोमेस्टिक का मतलब डी ले लिए, प्रोडक्ट का मतलब पी ले लिए, जिससे बना है क्या, जीडीपी बना है। क्या बना है, जीडीपी। आशा करता हूं कि ये प्रश्न में भी, इस प्रश्न में भी आप सभी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। ये प्रश्न कहता आय क्या है। आय आप सभी देखिए यहां पर कि आय से आप क्या समझते हैं। भैया आइए पर, पैसे पर तो सब खेला होता है ना जी, है ना। इसी को हम लोग देखेंगे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करने के उपरांत किए गए श्रम के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसे हम लोग आय कहते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना जी, है ना। आपको पहले पता होगा कि श्रम ई वाला है, ई वाला श्रम नहीं रे भैया। कौन सा श्रम, मेहनत मजदूरी, है ना, ये वाला श्रम। ये श्रम करने के बाद, ये श्रम दो टाइप का होता है, एक शारीरिक श्रम, एक मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पिताजी या फिर कोई भी व्यक्ति अगर खेत में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है और लोहा उठा के यहां वहां पहुंचाता है, खेत में क्या करता है, तो निकौनी करता है, तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वह व्यक्ति कर रहा है शारीरिक श्रम। वह व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, आपका शारीरिक श्रम कर रहा है। और आप हमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से मैं भी आपका श्रम कर रहा हूं, मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, है ना। ये कौन सा श्रम है भैया, तो ये हो गया आपका शारीरिक श्रम नहीं बल्कि ये हो गया मानसिक श्रम। मैं अपने जो भी बातें बोल रहा हूं आप सभी को, जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, किसके बदौलत, अपने दिमाग, अपने भेजा के बदौलत भैया। किसके बदौलत, अपने माथा के बदौलत, है ना, अपने दिमाग के बदौलत। ये आपका हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका शारीरिक श्रम नहीं, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये आपका मानसिक श्रम। और आपके पिताजी अगर खेत में काम करते होंगे तो वो हो गया शारीरिक श्रम। इन शारीरिक और मानसिक श्रम के बदले जो हमें परिश्रमिक मतलब हमें जो आय की प्राप्ति होगी, हमें जो रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा भैया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आय कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा आप सभी को आय में, है ना। आय में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। आइए देखते हैं आगे। और अपना अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। अगला प्रश्न 11 नंबर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, ये आपको क्लास 9th में पढ़ना था, 10th में नहीं पढ़ना था भैया। आपको कब पढ़ना था, क्लास 9th में पढ़ना था। तो अर्थव्यवस्था के 5 उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 5 साधन होते हैं, जो कि आपका है भूमि,
पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये आपका 5 उत्पादन के साधन है। कितने साधन है? 5 उत्पादन के साधन है। क्लास 9th में पढ़ना था ये सभी। मान लिया जाए कि किसी भी कोचिंग संस्था को बनाना, क्या करना है? किसी भी संस्था का संचालन करना। किसका? संस्था का संचालन करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? आसमान पर बनाइएगा जी, नहीं ना, भूमि पर। तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? दूसरा नंबर पर आपका पूंजी आता है। और भूमि को लीजिएगा तो फ्री में कोई देगा? नहीं देगा। इसके लिए आप लोग क्या करिएगा? तो पैसा लगाइएगा, मतलब पूंजी इन्वेस्ट कीजिएगा। बेंच डेस्क लगाइएगा, टेबल कुर्सी लगाइएगा, बोर्ड लगाइएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका ये 2 काम पूरा होगा। अगला आपका रहा श्रम। कौन सा रहा? श्रम। मैं अभी आपको ऊपर ही बताया था कि ये शर्माने वाला श्रम नहीं। श्रम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। ये दोनों बात आप लोग कर दिए। क्या कर दिए? भूमि भी लगा दिए, भूमि ले लिए, यहाँ पर पूंजी भी इन्वेस्ट कर दिए, और आपको पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है। तो क्या ये संस्थान चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आप लोगों को श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। अगला है संगठन। और आपको मैं बता दूं कि ये 3 काम आप लोग कर लिए, बचा अब चौथा काम। संगठन का मतलब होता है एक व्यवस्था करने वाला। एक क्या होगा? व्यवस्था के तहत ना कोचिंग को चलाया जाएगा जी। कि शाम के 8 बजे रात में खोलिएगा कोचिंग, आओ रे भैया रात में पढ़ाएंगे आप, दिन में ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल, नियम, प्रत्येक बात को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। संगठन के तहत ये हो गया आपका संगठन। और कोई ना कोई इतना ये 4 काम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? साहसी कहेंगे, साहसी। और उसके प्रयास को हम लोग साहस कहेंगे। तो उत्पादन के 5 साधन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 5 साधन रहा आप सभी का उत्पादन के, जो कि इसके बगैर उत्पादन नहीं हो सकता है। ये 5 साधन के बगैर उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आप सभी को कंटेंट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न 12 नंबर है। क्या है अगला प्रश्न आपका? 12 नंबर क्या है? आर्थिक सुधारों या नए आर्थिक नीति के बारे में आप सभी को बताना है। क्या बताना है? आर्थिक सुधार या फिर नई आर्थिक नीति के बारे में आप सभी को बताना है। कितना? तो 3 विशेषता के बारे में बताना है। क्या बताना है? 3 विशेषता के बारे में, है ना। ये प्रश्न आपका 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2011 में। आइए आपका प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पे यहां पर मौजूद है। पहली बात तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि नई आर्थिक नीति कहते किसको हैं। नई आर्थिक नीति कहते किसको हैं? आर्थिक का मतलब होता है रुपया, पैसा कमाने का जरिया। और बात करें नई का मतलब होता है क्या? नया। मतलब पहले से जो चली आ रही पैसा की व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन करना, उसमें चेंज करना ही क्या कहलाता है? नई आर्थिक नीति कहलाता है, जो कि भारत के द्वारा 1991 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1991 में। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, कि भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया गया, तो भारत में नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया गया था, है ना। आगे बात करें तो आर्थिक, और इसी नई आर्थिक नीति को हम लोग आर्थिक सुधार भी कहते हैं। और परिवर्तन जो किया गया था, सब कुछ ठीक रहता। पहले एक बात बताओ भैया तुम, कि सब बात अगर ठीक रहता पहला वाला व्यवस्था में, तो काहे लिए हम लोग परिवर्तन करते? परिवर्तन नहीं न करते। परिवर्तन करने का वजह होगा कि उसमें कुछ न कुछ कमियां होंगी, कुछ न कुछ खराबी होगा, इसीलिए हम लोग क्या किए थे? परिवर्तन किए थे। तो देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक सुधार भी कहते हैं। तो नई आर्थिक नीति या फिर आर्थिक सुधार के कुल आपका 3 विशेषता इस प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया गया। तो कौन कौन सा विशेषता है? देश में अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, मतलब देश जो गरीबी से जूझ रहा था, देश में गरीबी व्याप्त थी, बेरोजगारी व्याप्त था, इसको मिटाने के लिए यह व्यवस्था लाया गया था। मतलब कि आर्थिक सुधार, मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति लाया गया था। पहला आपका विशेषता रहा
दूसरा विशेषता क्या रहा? तो दूसरा विशेषता है देश को उद्योग धंधों से परिपूर्ण करना। मतलब आपको पैसा कैसे कमाइएगा जी? फ्री में तो कोई बांटेगा नहीं, रुपया बांटेगा कभी नहीं बांटने वाला। इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और आप सभी जानते होंगे कि भारत सदियों से कृषि प्रधान रहा है। क्या रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है। लेकिन भारत में खेत जो है छोटे छोटे हैं। क्या है? खेत छोटे छोटे हैं और भारत के किसानों के पास पूंजी का अभाव है, जिस कारण हम लोग कृषि से उतना अधिक पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा 1991 में? तो हम लोगों ने सोचा कि यहां पर उद्योग धंधा को लगाया जाए, मतलब फैक्ट्री लाया जाए, जिसके कारण क्या हो, देश का अर्थव्यवस्था, देश का आर्थिक क्रिया जो है काफी सुधरे और देश में आय में वृद्धि हो, देश के आय में क्या हो, वृद्धि हो। अगला और तीसरा आपका विशेषता है नई आर्थिक नीति का एकाधिकार कानून से उद्योग धंधों को मुक्त करना। मतलब 1991 से पहले क्या था भैया आपका? तो 1991 से पहले ये था कि एकाधिकार था, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी जब यहां आती तो उसको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और आप सभी को पता है कि बिहार के एक किसान अपने खेत को बेचेंगे 75 बार, वो बेच दिया ओकर बड़को भाई बेच दिया, हमरे है, नहीं समझा। इसी प्रकार का बिहार में तो कई सारे घटनाएं घटित होती रहती है। इन सभी किसानों को जो आ रहे थे बाहर से उद्योगपति, उनको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इससे मुक्त कर दिया गया किसको? आपका उद्योग धंधा को। इस तरह से आपका विशेषता नई आर्थिक नीति का 3 विशेषता आप सभी को मैंने समझाया और बेहद अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। आगे देखिए, आगे आपका 13वां प्रश्न, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा या फिर धारणा के बारे में बताइए। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गरीबी का दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं? गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं? या फिर गरीबी की दुष्चक्र की धारणा को बताइए। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि गरीबी की दुष्चक्र का अवधारणा जो है ये किसने दिया था, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग एक ही प्रश्न में करेंगे, एक ही आंसर के साथ करने वाले हैं। बने रहिएगा, सीखते रहिएगा। काफी आपका बेहद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट